dad actually said once that he used to go like DM ऑफिस के सामने से और सोचते थे कि यार my son will also do this someday. तो वो उन्होंने ख्वाब देखा, तो हमारा तो बस ये काम था कि पढ़ाई करके वो पूरा करें. मेरे दादू भी हैं और उन्होंने भी हमेशा ऐसा किया है कि जैसे मैं एग्ज़ाम लिखता था तो उस दिन वो दुआ करते थे. तो मन ये मे दो 2 घंटन पढ़ान पत रू 4 घंट 4 घंटन 4 घंटन खेवन चवन तो बे आराम कर. मे दोपना कि मतलब यह मेहनत मजूर बे मेहनत बे सामान. स्ट्रगल पे वारिया कर मतलब ब्रोट पे तो यह ऑलरेडी कर स्ट्रगल मगर यह बच्चे तह गॉड गिफ्ट. यह मतलब कोशिश करान अमिस यह सिर्फ पढ़ाई पे योत दपान नीर नबर तो थोड़ा जंगन कर वाश तो मगर यह ज़्यादा पढ़ाई कुन करान. तो इसलिए अल्लाह ताला आव बरकरम यह पोस वोस अमिस लोग तो अमुक मतलब रिजल्ट द्राव आज बिल्कुल सही. मतलब ड्रग सिस्टम वनकन सह कुन मजहबस मज अवल जायज़ तो सह गुनाह. यिथ कन वसीम सबन कर मेहनत अथ कुन वुचित मतलब तिमन त कर यिथे कन मेहनत तिम त हेकन कह त एग्जाम क्वालिफाई कर. अस क्या बर्दाश्त कोर यह अल्लाह ताला सुन कर कोर अपर यपर वजह कोर दा कोर हु कोर यह मोल अमिस यह मुलजिम क्लास 4 अमिस अयाल तह तो अमिस दिस अल्लाह ताला हिम्मत. हजरत हम सुंद अम दिव अक एग्जाम NIT मज तत बन चीफ इंजीनियर. अमिस दो पे दिलन बह कर ये यम दोपस परवाह कह अगर मे सख्ती वात तो बह यह कर. पत गो तत पास तो दोपन सा वह कर ये तो यम दित साथ मे कोरुस दा बाकी बाकी क्या. खालिद और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त रेडियो राब्ता के डिजिटल हैंडल्स पे. मेरे साथ इस वक्त जो हम कलाम होने जा रहे हैं, जो नौजवान इस वक्त जिनसे बात करने जा रहे हैं, ये किसी भी हाल में मेरे तारुफ के मोहताज नहीं है. ये हर घर में आज जो है इन्हीं की बात होती है. ये इस ज़रख़ सरज़मी से वो फूल उगा है जिसकी महक से पूरा मुल्क महकेगा और यकीनन न सिर्फ महकेगा बल्कि बाकी नौजवानों के लिए भी ये मशले राह बने हैं. और इनसे हम यही कहेंगे कि इन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि शाहबाद की सरजमी से न सिर्फ रसूल मीर और महमूद गामी निकले हैं बल्कि वसीम अहमद भट्ट जैसे ज़रख़ेज़ ज़हनत रखने वाले नौजवान भी निकलते हैं. हमारे साथ है इस वक्त हम कलाम UPSC एग्ज़ाम्स में 7वीं पोजीशन हासिल करने वाले, मुल्क भर में 7वीं पोजीशन हासिल करने वाले, स्मार्ट तो है ही है, काबिल भी है, ज़हीन भी है, वसीम अहमद भट्ट, जिनका ताल्लुक़ दूर शाहबाद के इलाके से है. वसीम साहब, मैं आपका अपनी जानिब से, रेडियो राब्ता की पूरी टीम की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से वेलकम करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे. कामयाबी तो आपने हासिल की, कश्मकश कितनी थी, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी आपको? स्ट्रगल तो बहुत होती है इस एग्ज़ाम में. एक तो लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है कि आपने डिसाइड किया कि चलो मैं 2-3 साल इस एग्ज़ाम में लगाता हूँ, बिकॉज द एग्ज़ाम प्रोसेस इज़ सो लॉन्ग दैट इट माइट टेक इवन 4-5 ईयर्स समटाइम्स. तो वो एक मेंटल स्ट्रगल रहता है कि हाँ वो टाइम लगाना है. बट सबसे बड़ी स्ट्रगल जो होती है, टू बी ऑनेस्ट, विच इज़ टू वेक अप एवरी सिंगल डे एंड डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. कि आपको रोज़ उठ के आंसर लिखना है, रोज़ उठ के सेम काम करना है, ऑप्शनल पढ़ना है, GS पढ़ना है. तो उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो एक बहुत हाई लेवल मोटिवेशन है. वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहता है आई थिंक हर किसी के लिए. बट उस स्ट्रगल का एक ही तरीका है कि इफ़ यू हैव दैट पैशन बैक इन द माइंड आपका है कि नहीं मेरे को करना है, तो आप रोज़ उठ के वो काम करोगे. तो उस स्ट्रगल से ऐसे ही उसको ओवरकम किया जा सकता है. आपने किस उम्र में या किस क्लास में ये ख्वाब देखा था कि मुझे UPSC एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मुझे पास होना है, IAS बनना है? बैक ऑफ द माइंड तो मैं बोलूँगा कि कुछ तो बचपन से था, बट ऐसा कॉन्क्रीटली जैसे होता है वो मेरा मोस्टली कॉलेज में डेवलप हुआ. कॉलेज में मेरा ऐसा था, बहुत ही ज़्यादा पैशन हुआ इस चीज़ के लिए डेवलप हुआ, बिकॉज मुझे पता चला कि जितने डाइवर्स एरियाज़ में सिविल सर्वेंट्स काम कर सकते हैं, IAS ऑफिसर्स काम कर सकते हैं, वो मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो जो मैं करना चाहता था फॉर द सोसाइटी, तो मुझे लगा कि वो एक अच्छा एवेन्यू है मेरे लिए. एंड सेकंड थिंग आई ऑल्सो फाउंड कि इसकी प्रिपरेशन की ड्यूरिंग जितना पढ़ना पड़ता है, जितने डाइवर्स एरियाज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है, आई वॉज वेरी कीन टू सी कि क्या क्या है, कौन सी चीज़, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो
वो एक पैशन जगा और उसके बाद मैंने प्रॉपर्ली कॉन्क्रीटली प्रिपरेशन करी। आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई है और क्या आपने इसी अडूर शाहबाद से ही आपकी स्कूलिंग हुई है या आपने रियासत से बाहर भी पढ़ा? स्कूलिंग मोस्टली क्या ऑलमोस्ट यहीं पे मेरी सारी स्कूलिंग हुई है, इसी टाउन में। देयर आर मनी स्कूल्स हेयर दैट आई हैव बीन टू। तो 12th तक मैं यहाँ ही था, उसके बाद मैं NIT श्रीनगर गया था टू डू माई BTech इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि एक तो आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, लेकिन इस कामयाबी के पीछे और भी कुछ हाथ होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो नज़र नहीं आते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आप इस कामयाबी का क्रेडिट किसको देंगे, तो ये कामयाबी का जो सहरा है किसके सर पे बांधना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के सर पे डेफिनेटली। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर 2 प्रोसेस हमेशा इस चीज़ में। एक तो जो फ्रंट पे होता है, फ्रंट डोर प्रोसेस, और बैक एंड पे जो प्रोसेस होता है, बैक एंड थोड़ा एनोनिमस रहता है। जैसे पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है, आई थिंक दैट इज़ मोर देन 90%, बिकॉज विदाउट देम यू कैन नॉट इवन स्टार्ट टू थिंक दीज ड्रीम्स। तो बचपन से ही तो उन्होंने बोला है कि करना है। एंड माई डैड एक्चुअली सेड वंस दैट ही यूज्ड टू गो लाइक DM ऑफिस के सामने से, और सोचते थे कि यार द माई सन विल ऑल्सो डू दिस समडे। तो वो उन्होंने ख्वाब देखा, तो हमारा तो बस ये काम था कि पढ़ाई करके वो पूरा करें। मेरे दादू भी हैं और उन्होंने भी हमेशा ऐसा किया है कि जैसे मैं एग्ज़ाम लिखता था तो उस दिन वो दुआ करते थे, तो वो कॉन्स्टेंटली उनका भी रहा है। बाकी मेरे सारे रिलेटिव्स हैं, एक्चुअली हमारी पूरी फैमिली यहीं पे रहती है, तो वो पूरी एक्सटेंडेड फैमिली का एक इमोशनल सपोर्ट रहा है। सो आई वुड से कि उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। मेरा बस ये है कि द ओनली थिंग दैट आई कुड डू वाज स्टडी, तो वो मैंने जो ऐसे ये हम देख रहे हैं कि UPS एग्ज़ाम को जो है पास करने के लिए या IAS बनने के लिए मॉडर्न घर से होना ज़रूरी है या मॉडर्न फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आप फारफलंग एरिया से हैं, तो इस बात को वो नौजवान जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो भी आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं, मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, स्टेट का जो है कश्मीर का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या ये बहाना है या इसमें सदाकत भी है? देखिए, सदाकत तो है कुछ लेवल तक, कि कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे गाइडेंस का इशू तो रहता है डेफिनेटली। अब मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था उस टाइम, कोई मतलब गाइडेंस नहीं थी, बिकॉज फैमिली में या बाहर से किसी ने नहीं किया था, तो वो एक वो रहता है। बट मैं बताऊंगा कि अभी इंटरनेट जैसे चल रहा है, तो इंटरनेट के ज़माने में वी से दैट वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। Okay. तो उसका क्या मतलब? उसका यही मतलब है कि अगर गाइडेंस कोई दिल्ली में दे रहा है इंटरनेट पे, आप इंटरनेट को देख के आप वो गाइडेंस ले सकते हो। तो आई थिंक टू ए लार्ज एक्सटेंट यू कैन ट्रम्प दो सिचुएशंस। और मेरा सर्टनली एग्जांपल है एक, मैंने किया है इन चीज़ों से, मतलब मैं जूझा हूँ। बट आई वुड ऑल्सो सेकेंडली से कि यू ट्राई टू फाइंड दोज पीपल जिन्होंने या तो ये एग्ज़ाम का ट्राई किया है या उन्होंने पास किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। बहुत सारे ऐसे मुझे भी मिले जो रेडी थे, इवन दो मेरा कोई रिलेशन नहीं था उनके साथ, तो उनकी वजह से डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ, चूँकि आप IAS बन गए, लोग भी यहाँ आते हैं आपको मुबारकबाद देने के लिए, अगर आपके इलाके के लिए आपसे कहा जाए कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, वो क्या होगा? आई वुड से सबसे पहला काम एजुकेशन होगा, बिकॉज मुझे लगता है एम्पावरमेंट कैन ओनली बी डन थ्रू एजुकेशन। तो वो डेफिनेटली हमारे यहाँ अभी नई जनरेशन जो है उनके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड, एंड एजुकेटेड मीन्स एजुकेटेड इन माइंड एज वेल एज हार्ट। तो वो कंपैशनेट एजुकेशन जो होता है, और वो लार्जर देन योर सेल्फ जो एजुकेशन होता है, कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो वाला सेंस अगर उनमें आ जाए तो डेफिनेटली दे विल बी एट द फोर फ्रंट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अलावा मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो आपको अब असाइनमेंट मिलने वाला है, क्या पसंद करेंगे, किस में आपकी चाहत है? जैसे मैंने अभी बोला कि एजुकेशन का तो मेरा खुद का है, बट बाकी ये है कि मुझे लगता है जो भी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहता है इन चीज़ों में। फ्रॉम मतलब हेल्थ सेक्टर टू एजुकेशन सेक्टर, स्किल्स वगैरह जो भी होते हैं, उन सेक्टर्स में अगर मुझे काम करने को मौका मिलेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी डेफिनेटली। बट पर्सनली तो आई वुड थिंक कि एजुकेशन या हेल्थ, इन जगह पे आई वुड लाइक टू काउंट। यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पहले भी आपने ये क्वालिफाई किया था, रैंक 245 के करीब, 245 थी, 225 थी, अब 7th रैंक, तो टारगेट 7th था या फर्स्ट था? टारगेट तो टू बी ऑनेस्ट ये होता है कि IAS हो जाए फॉर एग्जांपल, तो दैट वाज द टारगेट। तो उसके लिए 70 टॉप 70 में होना लाजमी बनता है।
तो वो मैं सोच रहा था कि होपफुली टॉप 70 में हो जाए, बट इट्स ऑलवेज़ रियली डिफ़िकल्ट टू से कि होगा कि नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इसमें सब्जेक्टिविटी भी होती है, काफ़ी चीज़ें होती है। तो ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने कि AIR 1 और AIR 7, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। बट हाँ, मतलब अब जब मिला है तो मैंने देखा है कि अच्छा, मतलब इतनी मेहनत करी थी कि AIR 7 मिल गया। तो ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहले किसने आपको ये न्यूज़ दी कि ख्वाब पूरा हो गया? हाँ, मैं एक्चुअली उस टाइम एक नैप ले रहा था, तो मैंने सोचा अभी तो नहीं आएगा रिज़ल्ट। तो एक दोस्त है मेरा, उसने मिस्ड कॉल किया था मुझे, मतलब उसने कॉल किया था बट मैंने उठाया नहीं था शायद। फिर मुझे लगा कि शायद रिज़ल्ट आ गया है, क्योंकि वो ऐसे तो फ़ोन नहीं करेगा। तो मैंने देखा वहाँ PDF आ गई थी। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को सबसे पहले फ़ोन किया, और उनको प्रॉब्ली उस टाइम एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस टाइम रिज़ल्ट आएगा। तो मैंने बोला ऐसे रिज़ल्ट आ गया AIR 7 है, तो दे वर वेरी हैप्पी। आपकी मैसेज क्या रहेगी रेडियो राब्ता सुनने वाले जो इस वक्त हैं या देखने वाले हैं रेडियो राब्ता के व्यूअर्स और लिसनर्स, उनके लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी, और स्पेशली यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी? उनके लिए यही मैसेज है मेरी कि देखिए, आप कहीं से भी हो, कहीं रिमोट इलाके से हो या आप अर्बन हो, रूरल हो या कहीं से भी हो, मेरा मैसेज सिंगल मैसेज है, विच इज़ दैट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, देन सबसे पहले आपका गोल होना ज़रूरी है। विदाउट अ गोल यू विल वॉन्डर अराउंड। आपको पता नहीं चलेगा आप मतलब कहाँ जा रहे हैं। काफ़ी चीज़ें करोगे, अब आपको पता नहीं चलेगा आप जा कहाँ रहे हो। तो एक बार आपने गोल सेट कर लिया ना, 50% ऑफ द वर्क इज़ डन। देन सेकेंडली यू हैव टू हैव अ प्लान, बिकॉज प्लान के बगैर अगेन थिंग्स विल गो इन टू केओटिक फेज। तो वो दो चीज़ें अगर आप करोगे और आपका सपोर्ट रहेगा, जैसे फैमिली का अगर आपका सपोर्ट है या फ्रेंड्स का सपोर्ट लीजिए आप, वो सारी चीज़ें कंबाइन करके यू कैन डेफिनेटली अचीव दैट गोल। अगर आप कोई बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐसी तैयारी भी करनी है, मकसद भी जहन में रखना है, तब जाके आप नहीं भटक सकते। और बिल्खुसूस जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो आजकल हम देख रहे हैं कि ड्रग्स की ओर जा रहे हैं या बाकी बुरे रास्तों पे चल रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आप अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचिए, सेल्फलेस। आपका कोई भी काम अगर दूसरे पे असर करता है, आपकी फैमिली पे असर करता है, सोसाइटी पे असर करता है, तो वो चीज़ आप वहाँ पे थोड़ा सा सेल्फलेस बन के सोचिए कि बाकियों पे क्या असर हो रहा है, और आप वो काम रोक दीजिए, कोई भी काम हो ऐसा, और आप ऐसा काम कीजिए जिसकी वजह से बाकियों को फ़ायदा हो। जैसे आप एजुकेटेड होंगे, आप कुछ काम करेंगे, चाहे कोई भी सिंपल काम हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या आप सिविल सर्वेंट हो, तो सोसाइटी आपको अप्रिशिएट करेगी, डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगी। तो वो सेल्फलेस सर्विस का एक होना चाहिए आपके मन में। तो अगर कुछ समाज के लिए बेहतर करना चाहते हो तो आपको दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के काम आने की बात करनी है, वही ध्यान में रखना है। तो वसीम साहब, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से, रेडियो राब्ता के मैनेजमेंट और पूरी टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको एक बार फिर मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।